तो पिछले एपिसोड में बुफान ने सिंगजुन से बताया था कि डीमन एयरफोर्स वाले बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं और इसीलिए आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इस पर सिंगजुन ने उससे कहा था कि मैं खुद अपने आंखों से शार्प गोल्डन एरोस के परफॉर्मेंस को देखना चाहता हूँ और इस तरह से उसने यहाँ से जाने से मना कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन एडमिरल के पास में अपने शार्प गोल्डन एरोस के बारे में बात करने के लिए आया होता है, जहाँ पर वो इसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके शार्प गोल्डन एरो कोई ऑर्डिनरी एरो नहीं है। इसीलिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने सभी शूटर को इसके बारे में ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि वे पहली बार इसका यूज करने के लिए जा रहे हैं और इसीलिए उनको इसके बारे में सिखाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि एडमिरल सिंगजुन की बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और उससे कहने लगता है कि डीमन आर्मी के साथ में किसी भी वक्त वॉर शुरू हो सकता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके बारे में ट्रेनिंग देने के लिए काफी देर हो गई है और इसके अलावा अगर हमने उनको जल्दीबाजी में इसके बारे में सिखाने का ट्राई किया तब इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि वे पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएं और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगजुन उसे इसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था और फिर उससे कहने लगता है कि वहाँ पर ऐसे एडवांस एरो की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद भी इसके वजह से वॉर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर इसके लिए मैं पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। तब उसकी बात सुनकर वो एडमिरल उससे कहता है कि इस वक्त हम मोंटेग्रो सिटी में हैं, जहाँ पर कि इस समय लगभग 10,000 आर्कर्स हैं और इसीलिए अगर तुम चाहते हो तो उसमें से कुछ लोगों को अपने साथ में लेकर जा सकते हो और इस तरह से तुम उनका एक स्पेशल शूटर का आर्मी बना सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इसके पहले इनको इस आर्मी का नाम भी रखना होता है। जिसके बाद सिंगजुन उससे कहता है कि शूटिंग वुल्फ आर्मी इसका नाम सही रहेगा। तब इसकी बात सुनकर वो एडमिरल उससे कहता है कि यह नाम तो अच्छा है और इसके अलावा ऐसा लगता है कि तुम वॉर के बारे में बहुत कुछ जानते हो। इसके बाद वो उससे कहता है कि इस वक्त यहाँ पर इसके लिए कोई मिलिट्री पोजीशन नहीं है और इसीलिए अगर तुम चाहो तो शूटिंग वुल्फ आर्मी को खुद ही लीड कर सकते हो और यह डिसीजन पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इस आर्मी को लीड करने के लिए रेडी हो गया था। तभी वो एडमिरल उससे कहता है कि मैं उन 2 विंग वाले वुल्फ डीमन को मरते हुए देखना चाहता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आर्मी के साथ में उन सबको शूट कर दो। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन एक कमांडर के साथ में होता है, जहां पर वो उससे बात कर रहा होता है कि शूटिंग वुल्फ आर्मी को सिलेक्ट करने के लिए ऑर्डर इशू हो गया है, लेकिन असल में इसके लिए मुझे केवल 1.5 घंटे का टाइम लगा और इस तरह से मैंने शूटिंग वुल्फ आर्मी को बनाने के लिए लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन इसमें भी मेरे लिए हैरानी की सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, इसीलिए मैं तो अब केवल यही देखना चाहता हूँ कि अगर मैं शूटिंग वुल्फ आर्मी को लीड करता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और इसके बाद हम देखते हैं कि वो वुल्फ शूटिंग आर्मी के पास में आ गए थे, लेकिन इनके कंडीशन को देखते ही सिंगजुन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर वो कमांडर से पूछता है कि क्या सच में यही मेरा वुल्फ शूटिंग आर्मी है, क्योंकि इसमें के सभी लोग किसी न किसी तरीके से जख्मी लग रहे थे। तब इसकी बात सुनकर वो कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि बॉर्डर के ऊपर फ्रंट लाइन में किस तरह का तनाव है और इसी वजह से तुम्हारे शार्प गोल्डन एरोस को टेस्ट करने के लिए एलाइट को भेजना इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ वे सभी शूटर आपस में बात करने लगते हैं कि अब तो यहाँ पर 2 जनरल आ गए हैं, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वे इस समय इंजर्ड होते हैं और इसीलिए वे इनसे कहने लगते हैं कि अगर आप हमें कुछ देर के लिए टाइम दें तो फिर इस तरह से हम अपने इंजरी का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि इनमें से कुछ लोगों का पैर भी कटा हुआ था और इसीलिए वे जल्दी से यहाँ से डॉक्टर के पास में जाना चाहते थे। तब उनकी बात सुनकर सिंगजुन उनसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी एज कम से कम 60 या 70 जरूर होगी और इसके अलावा अभी तो तुम्हारे बॉडी की कंडीशन भी खराब है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसे हालत में बैटलफील्ड में जा पाओगे? लेकिन अब इसकी बात सुनकर वे इसके ऊपर थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और फिर उसमें से एक आदमी कहने लगता है कि आखिरकार तुम हमारे बारे में इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो, क्योंकि हम तो इतने सालों से बैटलफील्ड में ही फाइट कर रहे हैं, इसीलिए भले ही हमारी फिजिकल कंडीशन यंग लोगों से अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात आती है तब वे लोग हमारा इसमें कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इसमें से दूसरा आदमी भी कहने लगता है, तुम्हें लगता है कि हम काफी कमजोर हैं, लेकिन असल में तुम्हें हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बो और एरो को खींच सकते हैं तब तक हम अपने टारगेट के ऊपर बहुत ही आसानी से निशाना लगा पाएंगे और इस तरह से हम डीमन आर्मी को बहुत ही आसानी से डैमेज कर सकते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे उसे ऐसी बातें करके नाराज होने लगे थे। जिसके बाद सिंगजुन से कहता है कि हाँ, आपकी बात पूरी तरह से सही है और फिर वो इनको
शार्क गोल्डन एरो को देते हुए कहता है कि शायद अभी इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इसके बारे में जान जाइए ताकि इसका यूज करके हम डीमन आर्मी के साथ में फाइट कर सकें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी शार्क गोल्डन एरो को देख हैरान हो गए होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि इसके ऊपर तो फॉर्मेशन लगे हुए हैं और अब इस तरह से वो इसे टेस्ट करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से एक आदमी शार्क गोल्डन एरो को एक बड़े से चट्टान के ऊपर शूट करता है और इसके अटैक से वो चट्टान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब इसके ऐसे ताकत को देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इसके अलावा वे अब इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं पाते। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लिंग बाकी लोगों के साथ में सिंगजुन के ही आने का वेट कर रही थी और फिर कुछ देर में सिंगजुन सभी शूटर को अपने साथ में लेकर यहाँ पर आ भी जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे अपने डॉक्टर के मदद से इनको ट्रीटमेंट देने लगे थे ताकि इस तरह से वे सभी फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएं, क्योंकि अगर वे लोग शार्क गोल्डन एरो में लगे हुए फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब इस तरह से वे इसके सही पावर का भी यूज नहीं कर पाएंगे और इसीलिए सिंगजुन चाहता था कि वे सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएं। तभी येलिंग सिंगजुन से कहने लगती है कि आपने तो वुल्फ शूटिंग आर्मी को इतनी जल्दी रेडी कर लिया जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था और इसीलिए मैं भी अब शार्क गोल्डन एरो के पहले टेस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि मैं भी इसे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ ताकि हमें पता चले कि हम इसका यूज करके डीमन आर्मी को कैसे हरा पाएंगे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बुफान भी यहाँ पर आ जाता है और वो सिंगजुन से बताता है कि डीमन क्लैन की मेन आर्मी कल ही यहाँ पर आ गई थी और इसीलिए इसके बारे में ऐसा उम्मीद है कि यह वॉर बहुत ही जल्द शुरू भी होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन इन दोनों के साथ में अपने आर्मी वालों के पास में आता है और इन सभी को निर्वाणा पील देते हुए कहता है कि इसे लेने के बाद तुम सभी पूरी तरह से अपने प्रैक्टिस में लग जाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सभी जल्दी से निर्वाणा रिल में ब्रेक थ्रू कर जाओ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इनको प्रैक्टिस करते हुए 1 महीना हो गया था, जहां पर सिंगजुन इनसे कहता है कि हमारे आर्मी को बने हुए 1 महीना हो गया है और इसके अलावा पहली बार मैं तुमसे केवल वहीं पर मिला था जिस वक्त मैंने देखा था कि तुम सभी बहुत ही कमजोर और डिसेबल लग रहे थे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में तुम पूरी सच्चाई के साथ में बात करना। और इसी के साथ वो इनसे कहता है कि जब उस वक्त मैंने तुम सभी को देखा था तब मैं पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन इसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ कि उस वक्त तुमने भी मुझे पसंद नहीं किया था, लेकिन अब तो इस समय सारी सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है क्योंकि अब तो तुम सभी निर्वाणा रिल में ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा मास्टर बन चुके हो और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई भी तुम्हें ओल्ड कहने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया है कि इसके दौरान तुमने बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस किया है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले तुम्हारे पास में यिन यांग की लेवल 9 वाली कल्टीवेशन थी, लेकिन अब तो तुम सभी निर्वाणा रिल्म के मास्टर बन गए हो। और फिर इसी के साथ वो इनसे कहता है कि उस वक्त तुम केवल मिलिट्री इक्विपमेंट का यूज कर रहे थे, लेकिन अब तो तुम्हारे पास में सारिया सूट है। इसके अलावा अब तो तुम्हारे पास में डीमन को भी मारने की ताकत आ गई है, जिसके वजह से मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर भी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए तुम सभी को पता होना चाहिए कि आज से मैं तुम्हारा कमांडर हूँ और मैं अपने तरफ से तुम्हारे लिए जो कुछ भी बेस्ट करना था मैंने वो कर दिया है। इसलिए तुम सभी अब ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ में काम करने के लिए रेडी हो और क्या तुम मेरे सभी ऑर्डर को फॉलो करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी अब इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं और वे सभी सिंगजुन से कहते हैं कि हम आपके ऑर्डर को फॉलो जरूर करेंगे और इसके अलावा अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इनकी बात सुनकर काफी खुश हो गया था और फिर वे सभी डीमन आर्मी के साथ में फाइट करने के लिए बैटलफील्ड में आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन आर्मी भी अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसे देख सिंगजुन कहता है कि हम भी यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर आ गए हैं और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी वुल्फ शूटिंग आर्मी कितनी ज्यादा पावरफुल है। और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।